50 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओमेगा निकालना है, के निकालना है, किस तरह से निकालें? तो हमने ये देखा था, एक तो फॉर्मूला ये पढ़ा था, E नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी। ई नोट की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पुट कर दो, सी की हमें पता है 3 इंटू 10⁸, बी नोट आ जाएगा। ठीक है, तो बी नोट हो गया। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू तो ये होती है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पुट कर दो। पाई की वैल्यू 3.14, यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 डिग्री मत पुट कर देना, 3.14 पुट करनी है, ओमेगा आ जाएगा। के पूछ रखा है, के पूछ रखा है तो क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, के होता है 2 पाई बाई लेमडा, है ना, 2 पाई बाई लेमडा, लेकिन लेमडा तो दे नहीं रखा, तो के कैसे आएगा? तो लेमडा हम ऐसे निकाल लेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, और न्यू देखो दे रखा है ना, न्यू दे रखा है, न्यू दे रखा है, सी की वैल्यू पता है लेमडा आ जाएगा, लेमडा यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा? तो इस तरह से हो जाएगा 8th क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। इसके बाद 11th क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो 11th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमने क्या करना है। 11th क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, E इज इक्वल टू 3.1 न्यूटन पर कूलम, ऐसे करके फिर दे रखा है कोस 1.8, इसकी यूनिट दे रखी है रेडियन पर मीटर और वाई। ठीक है, तो यूनिट मैंने नहीं लिखी, प्लस 5.4 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकंड ये है, और इसके इंटू में है टी, इतना दे रखा है। ठीक है, इसमें एक तो पूछ रखी है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कि ईएम वेव के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना, तो ईएम वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सेकंड इसमें पूछ रखा है वेवलेंथ, थर्ड इसमें पूछ रखा है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ इसमें पूछ रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को बी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर इसको पीक वैल्यू कहते हैं। और फिर कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे ना, तो ये तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे ई की जगह ई नोट होता है, तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी नोट आएगा, और बी नोट हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो एक्सप्रेशन भी आ जाएगी। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे, लास्ट में यहाँ पे आई लिख रखा है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे आई लिख रखा है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे आई। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे आई लिख रखा है, तो देख लो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है ना, आई का मतलब एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में है तो अब देखो ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, तो ऐसा दे रखा है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गया, तो हमने ऐसे पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, अगर कुछ और दे रखा होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ। निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ऐसे पढ़ी थी, E इज इक्वल टू ई नोट
E इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से पढ़ा था। और ये इस तरह से पढ़ा था ना, तो हमने इसका डायग्राम ऐसे बनाया था जब स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ी थी। इसका डायग्राम इस तरह से बनाया था हमने कि वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, वेव प्रोपेगेट इस डायरेक्शन में कर रही है, और वेव प्रोपेगेट अगर इस डायरेक्शन में कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। तो ये तो एक्स एक्सिस खुद होगी, ये एक्स एक्सिस खुद होगी, ये वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस। तो जब वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही थी ना, जब वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही थी तो यहाँ पे एक्स आया था, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे एक्स आया था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे एक्स आया, इसका मतलब ये वेव है, ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर वाई है, यहाँ पे हम के एक्स लेते थे, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल करती है ना, जहाँ जब यहाँ पे हम एक्स लेते हैं और यहाँ पे एक्स लेते हैं, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो वाई डायरेक्शन में होता है, क्योंकि प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो अगर यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब वो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, लेकिन अब उल्टा दे रखा है, यहाँ पे वाई दे रखा है, यहाँ पे वाई दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स दे रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे एक्स दे रखा है, इसका मतलब प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है, और यहाँ पर भी प्रोपेगेशन एक्स में दिखा रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे कर दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता था ना वाई पे, वो इधर ले आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले आए, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो, यहाँ पे आई लिख रखा ना लास्ट में, ये एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहाँ पे ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या है, तो हमने ये देखा था कि अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे x लिख रखा हो तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या होती है, एक्स एक्सिस, और इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे y लिख रखा हो तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, y एक्सिस, तो यहाँ पे y लिख रखा है तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन y एक्सिस होगी, तो यहाँ पे y लिख रखा है तो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन पूछ रखी है इसने, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो किस डायरेक्शन में कर रही है, y डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो हमने ये निकालना है कि y डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, और y डायरेक्शन में भी हम प्रोपेगेट निकालेंगे, तो अब देखो y डायरेक्शन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, y डायरेक्शन तो ये है ना, ये सारी y डायरेक्शन ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है, तो y डायरेक्शन में पॉजिटिव लें या फिर नेगेटिव लें, तो इधर देख लो, यहाँ पे के एक्स माइनस था ना, यहाँ पे के वाई प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो उल्टा हो गया, फिर अगर यहाँ पे माइनस था तो प्लस की तरफ प्रोपेगेट कर रही थी, और यहाँ पे प्लस है तो ये y तो आएगा साथ में, माइनस वाई की तरफ प्रोपेगेट करेगी, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो जाएंगी, माइनस वाई, तो माइनस वाई एक्सिस, और माइनस वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, माइनस जे से, तो माइनस जे आएंगे, इसकी माइनस जे से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा तो इससे निकल जाएगा, क्योंकि ये के की वैल्यू है, और ये के की वैल्यू है तो कैसे पुट कर ले, 1.8 है के की वैल्यू है, और के होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दोगे और इससे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी, टी के साथ में सारा ओमेगा होता है ना, ये 5.4 इंटू 10⁻8 है, तो ये 5.4 इंटू 10⁻8 है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा तो होता है 2 पाई टी और 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, होता है फ्रीक्वेंसी यहाँ से हो जाएगी, 2 पाई को नीचे ले जाना, ठीक है। और क्या पूछ रखा था, बी नोट, बी नोट तो हम इसी से निकाल लेंगे, ये ई नोट दे रखा है, और ये ई नोट दे रखा तो इसे बी नोट आराम से आ जाएगा, क्योंकि जस्ट हमने पीछे वाले क्वेश्चन में अभी पढ़ा था ई नोट बाई बी नोट इज इक्वल टू सी, ई नोट दे रखा है, सी हमें पता है बी नोट आ जाएगा इससे, ठीक है। तो देखो इसमें अगर कुछ और पूछना हो तो इसी क्वेश्चन में अगर और डाउट रह गई हो तो हैंड रेज कर सकते हो। चले आगे, तो जिसकी भी डाउट थी वो बताओ, समझ में आ गया, थंब इंप्रेशन देके बताओ। इसकी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था जो हमने सिंपल पढ़ा था उससे, क्योंकि ये इक्वेशन देख के पता चलता है इसमें। चले आगे, ओके देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को और बोलो।
देखो तो इसी का 5th पार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है। 5th क्वेश्चन में एक कैपेसिटर दे रखा है। कैपेसिटर है, इसकी सर्कुलर प्लेट है। सर्कुलर प्लेट की रेडियस दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर प्लेट है, इनकी रेडियस। कैपेसिटेंस दे रखी है 1 नैनो फैराड। नैनो का मतलब 10⁻⁹ और ये प्लेट है कि रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम। मेगा मीन्स 10⁻⁶। और आगे एक बैटरी, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी 2 वोल्ट की है। बैटरी 2 वोल्ट की है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन बिटवीन द प्लेट एंड हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ प्लेट। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके बीच में। देखो, ये जो भी प्लेट दे रखी है, इनको ये लाइन ज्वाइन करेगी, इनके सेंटर को ये लाइन ज्वाइन कर रही है। तो बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट हमने क्यू मान लिया। सेंटर पे पॉइंट क्यू। और इन दोनों के पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इसने, फिर बोल देता हूँ मैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन बिटवीन द प्लेट। प्लेट के बीच में निकालना है। एंड हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ प्लेट। पेरिफेरी का मतलब आउटर पॉइंट होता है, आउटर पॉइंट। इस प्लेट का जो आउटर पॉइंट है ना, ये पेरिफेरी है। तो पेरिफेरी और सेंटर के बीच में, यहाँ पे बीच में, तो इन दोनों प्लेट के बीच में निकालना है। इन दोनों प्लेट के बीच में तो ये हो गया। तो इस प्लेट का यहाँ से देखेंगे तो आउटर पॉइंट ये हो गया है ना। आउट प्लेट का आउटर पॉइंट ये और सेंट्रल पॉइंट ये, तो यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट वो है जो दो इन दोनों प्लेट के बीच में है, और इन दोनों प्लेट के सेंटर और पेरिफेरी की लाइन है ना, उनके बीच में है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सेंटर से अगर ये हम डिस्टेंस देखेंगे, ये रेडियस आर है तो ये r/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस है r/2 हो जाएगा। तो हम इस तरह से सोचेंगे इस क्वेश्चन को कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट। तो करंट तो वायर में से फ्लो हो रहा है, करंट वायर में से। और वायर में से अगर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। चलो देखो, मैंने ऐसे बताया कि इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, बीच में कैपेसिटर की प्लेट है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जितना करंट होता है ना कंडक्शन, उतना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो हम इसको यहाँ पर वायर ही कंसिडर करेंगे। इसको हम यहाँ पे वायर ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ से इस पॉइंट पे निकालना है। ये पूरा आर है, तो मिड पॉइंट पे निकालना, तो r/2। तो इस वायर से यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, r/2 डिस्टेंस पे। ठीक है। और स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πr। आर ये डिस्टेंस है। आर क्या है, ये डिस्टेंस है जहां से निकालते हैं। ठीक है। अब देखो, तो इसमें तो देखो, ये कैपेसिटर की प्लेट है ना, तो हम इस तरह से लेके चलेंगे। इस तरह से कैपेसिटर की प्लेट। तो कैपेसिटर की प्लेट में पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, इस तरह से एक तरफ नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस वायर में करंट फ्लो रहा है तो इस प्लेट पे पॉजिटिव मान लो, इस पे नेगेटिव। और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो देखो, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कैपेसिटर की प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज है। कैपेसिटर की प्लेट पे तो बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव। ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर है, इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को। ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहे हैं। तो मतलब इस सारे एरिया में करंट है, इस सारे एरिया में करंट। और इस सारे एरिया में करंट है, तो इस पूरे को एक वायर मान लिया। जैसे वायर सिलेंड्रिकल है ना, इसको एक्सटेंड करके जूम करके देखेंगे तो ये वायर इस तरह का है। इसने जो सर्कुलर प्लेट दे दी, इन पूरी प्लेट में से करंट, सारे एरिया में करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट है इन प्लेट के सारे एरिया में है। इस सिलेंडर टाइप की शेप, इसमें सारे में करंट है, सारे में करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ से यहाँ पर पूछा है। तो इसका मतलब अगर हमने सारा वायर मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर पूछा है।
तो पूरे की रेडियस r है, ये रेडियस है r/2, ये कैपिटल R/2 है ना, ये r है तो ये r/2 है, ठीक है। और वायर के जब अंदर निकालते हैं ना, एक स्ट्रेट वायर से अगर r डिस्टेंस पे निकाल लें तो फॉर्मूला ये होता है। और ये हम वायर से बाहर निकाल रहे हैं, वायर से बाहर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे इस कैपेसिटर की वजह से हमने पूरे को वायर एज्यूम किया है, और पूरे को वायर एज्यूम किया तो वायर के अंदर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये फॉर्मूला किस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, वायर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो। और ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, जहाँ पे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर पढ़ा था ना, वहाँ पे वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वायर की सरफेस पे निकालो और बाहर निकालो। वायर से बाहर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगता है, और वायर के अंदर निकालेंगे ना तो उसमें ये फॉर्मूला लगा रखा है, म्यू नॉट आई 2πr², नीचे वाला r² कर दिया, और जिस भी डिस्टेंस पे निकालना ना वो डिस्टेंस यहाँ पे लिख लिया, जिस भी डिस्टेंस पे निकालना वो डिस्टेंस यहाँ पे, और इस डिस्टेंस की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये r है तो ये r/2, तो यहाँ पे r/2 पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला बन गया तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें करंट चाहिए, है ना। इस कैपेसिटर की प्लेट में जो भी करंट फ्लो रहा है वो करंट निकाल लो, और इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो करंट निकाल लेंगे। अगर करंट हमारे पास आ गया तो फिर आ जाएगा, तो देखो फिर करंट कैसे निकालें। तो इस वायर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे पुट करना है, और ये तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच का करंट है, और कैपेसिटर की प्लेट के बीच का करंट है तो ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d∅e/dt, ये फॉर्मूला होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, φe, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो ऐसे आएगा E.ds, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इस तरह से आएगा E.ds। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखा, कैपेसिटेंस दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, रेडियस दे रखी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। तो कोई बताएगा कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अगर दो इस तरह की प्लेट हो, उन पे एक नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कौन बताएगा। क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, बिटवीन थिन शीट, इस तरह से है। बताओ शिवा, बताओ। सर C equals to mu naught A upon D। वो कैपेसिटेंस करंट हो गया, वो तो कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इन प्लेट के बीच में, सर उसका नहीं देखो पता। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे इस चैप्टर के। इस तरह का तुमने पढ़ा डेरिवेशन, एक थिन शीट है और थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से इस तरह से सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई और फिर उसको सोल्व किया, है ना। उसको सोल्व किया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E = σ/2 ऐसे ही प्लेट अगर इसके पैरेलल में और रखते हैं ना तो दो थिन शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, दो थिन शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो σ/ε0, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फ्लक्स निकालना है ना, फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि फ्लक्स अगर आ गया ना तो फ्लक्स को यहाँ पे पुट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो करंट आ गया, करंट यहाँ पे पुट कर दो, ये रेडियस दे रखी है और ये डिस्टेंस r/2 है, सोल्व हो ही जाएगा। तो हमें करंट चाहिए मेनली, करंट के लिए फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, चलो सोल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया, दो प्लेट के बीच में σ/ε0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है σ/ε0, और इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, है ना, पूरा एरिया। तो पूरा एरिया में एक बार बाद में लिख दूंगा, एक बार DSC लिख देता हूँ। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और नीचे एप्सिलॉन नॉट, नीचे एप्सिलॉन नॉट। और इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, और इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, और पूरा सरफेस एरिया बताओ इसका क्या होगा, πr², इसका पूरा सरफेस एरिया πr², इसका सरफेस एरिया πr², ठीक है, ठीक है। अब हमें चाहिए Q की वैल्यू, क्योंकि एरिया तो यहाँ पर भी πr² आ जाएगा, यहाँ पर भी एरिया πr² और इससे कट जाएगा, है ना, एरिया कट गया, Q/ε0 आ गया। अब हमें Q चाहिए, तो चार्ज कैसे निकाल लें, Q की वैल्यू होती है CV, Q की वैल्यू क्या होती है CV, अपॉन में आ गया एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट।
तो ये फ्लक्स आ गया हमारा इतना। सी और भी दे रखे हैं, सी दे रखा है 1 नैनो फेराड, नैनो मींस 10⁻⁹, वी दे रखा 2 वोल्ट। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। ये फ्लक्स आ जाएगा, ये फ्लक्स यहाँ पे पुट कर देंगे और फ्लक्स यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फिर इसकी से मल्टीप्लाई करके टाइम से डिवाइड करके करंट आ गया, करंट यहाँ पे पुट कर दो, हो जाएगा सोल्व। बताओ। ठीक है ना, इसको सोल्व कर लेना, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट लगेगा। जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इसका पूरा एक्चुअल सॉल्यूशन करेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना, और इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। इसी तरह से अगर वो नहीं आए तो व्हाट्सएप कर देना मेरे पास, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर ये लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, विवेक का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो, थर्ड में ये कह रखा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। देखो, कैपेसिटर की प्लेट है, और कैपेसिटर की प्लेट ये सर्कुलर भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कैसी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो मान लिया हमने कैपेसिटर की प्लेट है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। तो किरचॉफ की फर्स्ट लॉ, किरचॉफ लॉ ये कह रहा है यहाँ पे वैलिड है या नहीं। किरचॉफ की फर्स्ट लॉ बताएगी, कोई बताएगा क्या है किरचॉफ की फर्स्ट लॉ क्या होती है, कोई बताएगा। जंक्शन रूल कहते हैं इसको, जंक्शन रूल यही है। वैभव बताओ। सर जितना करंट सर्किट में दिया था उतना ही बैटरी को दोबारा मिल जाएगा, किरचॉफ लॉ के फर्स्ट लॉ के अनुसार। ठीक है, करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, ये भी होता है ना, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। और करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो, करंट मीटिंग ऐसे जंक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कई वायर यहाँ पे जोड़ रखे हैं, तो यहाँ पे जितना करंट जाएगा ना, यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना करंट यहाँ से बाहर भी जाएगा, जितना करंट एंटर करेगा उतना बाहर भी जाएगा। और यहाँ पे टोटल करंट जीरो रहेगा, क्योंकि जितना एंटर किया है ना उतना लीव भी कर गया, बाहर भी चला गया। तो यहाँ पे देख लो, फिर हमने ये पढ़ रखा है कि यहाँ पे कंडक्शन करंट होता है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना इधर भी आएगा, तो जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना इधर भी आएगा। इसका मतलब जितना कंडक्शन करंट है ना उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों करंट इक्वल है। और दोनों करंट इक्वल है तो कॉन्टिन्यूटी है, तो जितना करंट एंटर करेगा उतना बाहर भी जाएगा, और जितना यहाँ पे एंटर करेगा उतना बाहर भी जाएगा। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ये फॉलो करता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ वैलिड है कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे। ठीक है, चले अब आगे। और 12th क्वेश्चन एक और बता रहे थे, वही पूछना क्या, पूछना तो हैंड रेज करो। चलो ठीक है, देखो 12th क्वेश्चन देखो। क्या कह रखा है 12th क्वेश्चन में, देखते हैं। ये कह रहा 5% ऑफ पावर, 5% ऑफ पावर ऑफ ए 1000 watt बल्ब, 100 watt बल्ब, 100 है, is converted into visible radiation. 5% power of 100 watt bulb is converted into visible radiation. अगर इतने पावर का तो उसका ओनली 5% ऑफ विजिबल रेडिएशन में कन्वर्ट होता है, जो हमने विबग्योर पढ़ा था ना उसमें कन्वर्ट होता है। तो अब ये पूछ रखा है व्हाट इज एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन। क्या पूछ रखा है, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन। इस बल्ब से जो भी लाइट निकलेगी ना उसकी इंटेंसिटी क्या है, लाइट निकलेगी वो विजिबल लाइट ही है। और 100 वाट का बल्ब है, उसकी ओनली 5% लाइट की विजिबल निकलेगी, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है,
कहाँ पर पूछ रखी है? एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब। और दूसरा पूछ रखा है 10 मीटर फ्रॉम द बल्ब। यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, इसकी लाइट निकल रही है, इसकी लाइट निकल रही है, उसका ओनली इसकी जो भी पावर है ना, उसका ओनली 5% है, उसकी विजिबल लाइट बन रही है। और इसी की 5% की अगर विजिबल लाइट बन रही है तो इससे 1 मीटर पे कितनी इंटेंसिटी है? एवरेज इंटेंसिटी ऑफ विजिबल रेडिएशन एट 1 मीटर एट 10 मीटर। इससे 1 मीटर पे कितनी है और 10 मीटर पे कितनी है, ये निकालना है, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी पूछ रखी है ना, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो जैसा कि हमने नोट्स में पढ़ा था, इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ऐसे बता रखा है इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ऐसे बता रखा है तो एनर्जी बाई टाइम को पावर लिख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पावर की बात कर रखी है ना। तो इंटेंसिटी होती है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये टी है और ये एरिया है। एनर्जी बाई टाइम को पावर लिख लिया और नीचे लिख लिया एरिया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया पावर अपॉन में एरिया, ठीक है। पावर को हम पी लिखेंगे और एरिया। इस बल्ब की चारों तरफ लाइट निकल रही है और चारों तरफ लाइट निकल रही है, तो बल्ब के चारों तरफ अगर एरिया लेंगे ना, जैसे यहाँ पे 1 मीटर पे, और 1 मीटर पे तो चारों तरफ लाइट जा रही है और चारों तरफ तो बल्ब स्फीरिकल है। अगर चारों तरफ से बल्ब को देखें ना तो स्फीरिकल है, तो इसकी लाइट है वो स्फीरिकल रीजन में फैल रही है, इसकी लाइट है वो स्फीरिकल रीजन में फैल रही है। तो ये एरिया कितना हो गया? ये चारों तरफ मान लो 1 मीटर है ना, तो रेडियस ले लो 1 मीटर और चारों तरफ का एक स्फीयर ले लो, उस स्फीयर में लाइट जा रही है ना। तो ये कह रहा है इंटेंसिटी यहाँ से 1 मीटर पे कितनी होगी? तो 1 मीटर पे तो चारों तरफ जाएगी लाइट, चारों तरफ, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी साइड में भी चारों तरफ जाएगी। तो चारों तरफ जाएगी तो एरिया क्या लें? एरिया तो स्फीयर का लेंगे और स्फीयर का एरिया 4πr², ठीक है ना। स्फीयर का एरिया 4πr², ठीक है। तो इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये हो गया। चलो देखो फिर, इंटेंसिटी पूछ रखी है, इंटेंसिटी होगी पावर अपॉन में एरिया, और पावर कह रहा है इस पावर का ओनली 5% ही कन्वर्ट होता है, इस पावर का 5%। तो यहाँ पे हम पावर पुट करेंगे वो 100 वोट पुट नहीं करेंगे, इसकी 5% पुट करेंगे। तो जो 5% ऑफ 100 वोट,